क्या करते थे फिर उसका नेमुल बदल क्या होता, यानी कि ऑल्टरनेट क्या करते थे? देखिए ये प्लेयर टू प्लेयर जो है ये वेरी करता है। कुछ प्लेयर्स जो थे हमारे थे, मतलब जैसे यूनुस खान थे, वो रोज़ा रख के मैच खेलते थे, इवन टेस्ट मैच में भी वो जाते थे तो रोज़ा रखा होता था उन्होंने। और कुछ प्लेयर जो होते हैं वो उसको मतलब उससे ऐसे वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि मतलब उन्होंने जब पूरे उन्होंने 100% देना है तो ऑब्वियसली फिर ये चीज़ें ये पर्सनल हैं सलमान भाई। इसमें आई थिंक हाँ मतलब स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और दुबई में जिस तरह की गर्मी है ये तो मतलब ये बात होनी नहीं चाहिए। मतलब ये वो बंदे और अल्लाह के दरमियान है, ये हम लोग कौन होते हैं जो उसमें जाके वो ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। वो मिसालें दे रहे हैं इरफान के, जी हाशिम आमला को देखो, उसने जो है वो 300 रन ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी रोजा रख के। वो फैक्ट चेक किया तो पता चला कि नहीं भाई उनका रोजा नहीं था, उन्होंने ये कहा था कि मैं ट्रैवलिंग में था, और जब ट्रैवलिंग में हो तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में कज़ा रोजा रख सकते हैं। तो ये क्यों इसको जो है वो फिर इशू बना दिया जाता है? असल में अगर देखा जाए तो इस्लाम में बहुत नरमी है, क्योंकि इसके अलावा भी आप अगर यहाँ पे रमज़ान में रोज़े छोड़ दें या ज़्यादा मशक्क़त की वजह से मतलब जितना हम मैच खेलते हैं, गर्मी होती है, भाग दौड़ होती है, नहीं आप रोज़ा सर्वाइव कर सकते साथ। तो जिस दिन रेस्ट होती है सारी टीम रखती है। तो मेन यही है कि जो आप रोज़े मिस करते हैं वो आप रमज़ान के बाद रख सकते हैं। इस्लाम में इतनी आसानियाँ हैं, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे लोग कोई ना कोई अपनी वो क्या कहते हैं, कोई ना कोई अच्छी पोस्ट को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई गलत खबर लेकर आते रहते हैं। तो ये नहीं है, ज़्यादा प्लेयर भी देखते हैं क्योंकि बैट्समैन के लिए थोड़ा आसान होता है। जिस तरह आपने यूनुस भाई का नाम लिया, वो अक्सर हमारे साथ भी खेले, वो रमज़ान में रोज़ा रखते थे क्योंकि उनकी ज़्यादा फील्डिंग स्लिम में और सर्कल के अंदर होती थी। हमने बॉलिंग भी करनी होती थी, फिर हमने जाके फील्डिंग दूर करनी होती थी। थर्ड मैन पे तो आपकी फेवरेट जगह थी ना, थर्ड मैन बताया था। तो ये इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो यूनुस भाई वगैरह बीच में पाकिस्तानी प्लेयर रखते भी ले, लेकिन इसमें ज़्यादा इशू नहीं हमें करना चाहिए। शामी भी है, अगर नहीं रखता तो वो उसका मे भी हमसे अच्छा करके वो बाद में ज़्यादा रख ले। तो यही चीज़ है ना कि मैच में आप थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, और भी दुबई की गर्मी में। डॉक्टर साहब अगर हम परसेंटेज की बात करें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज क्या आप परसेंटेज देंगे विन लॉस परसेंटेज जो होती है, यानी 50-50 आप कहेंगे आज इंडिया और न्यूजीलैंड, या फिर 60-40 क्या कहेंगे? 60-40 तो शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा न्यूजीलैंड को एज हासिल है। एक तो टॉस जीतने का भी ऊपर से उन्होंने बैटिंग अपने खुद से डिसाइड की है, और सेकंडली जो मैं पहले बात कर रहा था वो यही कि न्यूजीलैंड थोड़ी टफ कंडीशन में खेलती हुई आ रही है। इंडिया के लिए आज पहला टफ मैच, जो प्रॉपर टफ मैच हुआ ना, जो आज देखते हैं कि वो फिर फाइनल है, फिर फाइनल का अपना प्रेशर होता है, फिर बॉलिंग के साथ इंडिया जा रहा है, मुसलसल जा रहा है, तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड ने कोई ना कोई तोड़ जरूर किया होगा। अभी अब देखेंगे शामी और दोनों हैं, जैसे इस तरह के प्रेशर गेम में शामी भी इंजरी से वापस आए हैं, हार्दिक पांड्या भी इंजरी से वापस आए हैं, और हार्दिक की अभी तक उस तरह की है भी नहीं। बॉलिंग की बात अगर करूं तो उस लिहाज से अगर है तो उनको ऊपर से सेटबैक हो सकता है, और अगर बहुत जल्द उनको स्पिनर लाना पड़ गया, और फिर स्पिनर भी वही जो पहले बात में कर रहा था कि 4 बैट्समैन है न्यूजीलैंड के, 4 बैट्समैन लेफ्ट है, ऊपर से रचिन है, फिर टॉम लेथम है, और दोनों स्पिनर्स को के बाद नीचे फिर खुद है, ब्रेसवेल भी। तो 4 लेफ्ट आर्म के खिलाफ इनको चाहिए था कि कम से कम एक राइट आर्म जरूर डाल लेते, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो जो उनके पास इंटन बैठे हुए हैं उनको खिलाते तो बेहतर होता, लेकिन शायद अगेन उनको टूणे की बात है तो उन्होंने उनको चेंज करना मुनासिब नहीं समझा, तो फाइनल उसी के साथ चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया ने थोड़ा सा ट्रिक मिस किया है और न्यूजीलैंड को यह हासिल है। और दूसरी बात यह कि जो कैप्टेंसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और कैप्टेंसी अब तक की जितनी नजर आई है इसकी अपनी सेंटनर की, दैट इज अमेजिंग। बहुत खूबसूरती से यूज किया, बॉलरों को कोई प्रेशर नहीं लिया, जहां जरूरत पेश आई, जो उसके पार्ट टाइमर्स है। हालांकि मैं बहुत तनकीद कर, सारा प्रेशर उन्होंने ट्रैवलिंग में ले लिया ना। असल में ट्रैवलिंग में इतना प्रेशर ले लिया कि उन्होंने कहा अब जो है वो हमें कोई प्रेशर नहीं लेना। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरा तौफीक भाई की तरफ जाऊँ। तौफीक, यही सवाल आपसे, परसेंटेज यानी कि विन लूज क्या समझते हैं आप, कितने आप परसेंट देंगे इंडिया को और कितने आप देंगे? देखिए इसमें मैं अभी फॉर द टाइम बिंग मैं 50-50 ही कहूँगा सलमान। दोनों टीम्स जो हैं बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही हैं। जिस तरह से ये विकेट है, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, अगर फास्ट बॉलर्स हैं तो उनमें पेस वेरी करना, ठीक है, अपना यहाँ पे जितने भी बॉलर्स हैं। और मुझे लगता है जो नेथन स्मिथ को न्यूजीलैंड ने इंडक्शन की है अपनी टीम में 11 में,
उसमें मेन शायद यही होगा क्योंकि ये मीडियम पेसर हैं, लेकिन इनका जो है, जो जितने मैचेस मैंने देखे हैं, इनका ये पेस वेरी बहुत अच्छा करते हैं, इनका स्लोअर वन अच्छा है। तो आई थिंक कि ये एक चीज़ है, यहाँ पे अगर आप एक ही पेस से बॉल करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा सलमान। यहाँ पे फिर रन्स कंटेन स्पेशली फास्ट बॉलर नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे आपको डेप्थ ओवर्स में भी और इवन आफ्टर 10 ओवर्स जो है आप जितने भी फास्ट बॉलर हैं उनको पेस वेरी करना पड़ेगी, वरना तो रन्स यहाँ पे नहीं। लाइन और लेंथ का भी ख्याल रखना पड़ेगा इरफान, ये भी मतलब बड़ा जरूरी है। और परसेंटेज आप कैसे, वो तो 50-50 कह रहे हैं, मैं थोड़ा कहते हैं उनको न्यूजीलैंड को एज हासिल है। असल में न्यूजीलैंड थोड़ा है कि इस टाइम अगर अच्छी बैटिंग कर जाए तो फिर इनको फेवर में जा सकता है, लेकिन अभी तक इंडिया की फेवर में है मैच। अच्छा, तो टिकटॉक पे तो आपने कुछ और कहा है। टिकटॉक पे तो आपने, मैं इसलिए जा रहा हूँ ना, मैंने कहा था ना जो मैं कहता हूँ उसका वो नहीं जीता, उसका उल्टा होता है, इसलिए इंडिया के साथ जा रहा हूँ। अच्छा, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बात कर रहे थे, स्लो विकेट है, जिस तरह की दुबई की विकेट है, देखा हो शामी ने जो विकेट टू विकेट बॉल किए हैं वो ज्यादा उसमें रन नहीं हो, जैसे थोड़ा सा उसने रूम दिया उसी बॉल पे उसको बाउंड्री पड़ी है। तो मेन फास्ट बॉलर का होगा कि विकेट टू विकेट बॉल रखें, और नया बॉल दोनों टीमों के लिए बहुत अहम होगा। अगर शुरू में इधर से भी और दूसरी टीम से भी अगर शुरू में 1-2 बैट्समैन आउट हो जाते, क्योंकि दोनों टीमों की स्ट्रेंथ ऊपर के 2-3 बैट्समैन हैं, मिडिल में तो आते हैं लेकिन वो उसी टाइम आते हैं जब आपके पास ऊपर से रन लगे होंगे, मिडिल में आके थोड़े ओवर रहते होंगे, फिर आके मिडिल परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ है कि अगर 10 ओवर में 1-2 आउट करते हैं तो फिर थोड़ा न्यूजीलैंड की टीम प्रेशर में, अगर वो 10 ओवर अच्छे तरीके से हैंडल कर जाते हैं तो फिर बड़ा स्कोर कर सकते हैं। सलमान बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, अगर आप जितनी भी अभी मैचेस हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उसमें अगर आप देखेंगे जिन्होंने बड़ा टोटल किया जिन टीम्स ने भी या 300 के करीब रन जिन्होंने भी किए हैं, उनके पहले जो 3 बैटर्स हैं उनमें से किसी ना किसी बैटर ने बड़े रन्स किए। तो आई थिंक कि यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर न्यूजीलैंड को अच्छा स्टार्ट मिलता है और एक बैटर जो है उनका वो फिर जो जिसको कहते हैं की रोल उसको अदा करना पड़ेगा और वो फिर लंबा जाए, एंड तक जाए। उससे फायदा ये होता है कि जो आपके मिडल के या लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है कि वो वहां पे जब उनकी बारी आती है तो फिर वो खुल के खेल सकते हैं। अगर वो अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उन्होंने आके पहले टीम को स्टेबल भी करना है और साथ साथ फिर आपने रन्स भी करने हैं। तो आई थिंक ये चीज़ जो है पहले स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 10 से 15 ठीक है। बड़ा टोटल आपने कहा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा मैच है और बड़ा फाइनल है। डॉक्टर साहब, बड़ा टूर्नामेंट जब इख्तिताम पजीर होता है तो बड़े खिलाड़ी भी जो हैं वो कोई सामने आ जाते हैं। इसकी मिसाल अपने फ़खर ज़मान की सूरत में देखी है। और बड़े टूर्नामेंट जब ख़त्म होते हैं तो कुछ बड़े खिलाड़ी जो हैं वो गुड बाय भी कह देते हैं। आपको लगता है कि इट्स टाइम फॉर रोहित शर्मा, विराट कोहली, या अभी लगता है कि नहीं, अभी पिक्चर अभी बाकी है? शायद रोहित के तो मेरा ख्याल है कि लग रहा है कि वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, लग रहा है अपेरेंटली। न्यूज़ तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन विराट को के लिए अभी ख्याल है कि उनको 2-1 साल और खेलना चाहिए। उनकी फिटनेस जबरदस्त है, वो अपना ख्याल बहुत रखते हैं क्रिकेट में, जिस तरह से वो इन है। मेरा ख्याल है कि उनको अभी 2 साल तो कम से कम और खेल जाना चाहिए, नेक्स्ट वर्ल्ड कप तो खेल जाना चाहिए। लेट्स सी के वो मेरा ख्याल है कि इसके रिजल्ट पर भी बहुत डिपेंड करेगा। अगर तो जीत गया इंडिया फिर तो शायद दोनों, जिस तरह उन्होंने T20 में बिल्कुल उसके जो जीतने के फौरन बाद अनाउंसमेंट कर दी थी, तो हो सकता है फिर तो दोनों छोड़ दें। लेकिन अगर ना जीते तो शायद विराट 2 साल और चले साथ, मुझे लग रहा है अपेरेंटली। और आप तीसरा बाबा भी शामिल कर लेना उसमें, मोहम्मद शामी को भी शामिल कर ले तो मुझे लगता है कि उनको भी, चूंकि जिसके बाद वापस लाया गया था लास्ट टाइम, तो भी वापस आए हैं वो, तो हो सकता है कि वो भी इस टूर्नामेंट के बाद वो भी गुड बाय कह दे। तो इंडिया की तरफ से तो मुझे शायद उधर से अगर देखा जाए इंसान के टाइम भी आ गया है कि इस टूर्नामेंट के बाद वो भी फैसला करें कि वो रुकेंगे या मजीद अभी ठीक है। शायद हो सकता है वो। आई थिंक सलमान, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि विराट कोहली, ठीक है, रोहित शर्मा का आप कह सकते हैं वो काफ़ी देर से उस तरह से वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। मतलब ठीक है, उसने 100 किया था जो इंग्लैंड सीरीज़ में इंडिया में जो हुई थी, लेकिन उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं है। जहाँ तक विराट कोहली का ताल्लुक है, आई थिंक कि वो एक रोल मॉडल है। देखें, मतलब चाहे मॉडल कभी पुराना भी तो होता है ना। नहीं वो, लेकिन वो अभी जिस तरह की उसकी सलमान फिटनेस है और जिस तरह से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, आई थिंक ये इस टाइम पे, डोंट यू थिंक के पीक पर पहुंच के, जैसे इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जिताया और दैट्स इट, उन्होंने कहा ठीक है जी ये पीक थी मेरी, खत्म। मुझे ऐसा लगता है उसकी फिटनेस को देखते हुए और उसको कंसिस्टेंसी को देखते हुए सलमान के अभी उसकी जो है वो पीक रहेगी।
अच्छा। जो मुझे लगता है, देखें वो मतलब बड़े मैचेस का प्लेयर है और मैं समझता हूँ कि ये एक जो यंगस्टर्स हैं या ये बाकी जो इंडियन प्लेयर्स हैं जो उसके अराउंड खेल रहे हैं, आई थिंक उनके लिए भी ये बड़ा सीखने का मिलेगा। जो एक यंगस्टर आता है इंडियन टीम में आएगा तो वो उसके लिए भी एक ऐसा ये जो पायलट चेंज ओवर कह लेना इसको हम, कि वो जो एक टेक्निक लेके चलते हैं कि जी हमें यानी कि पिछला आपका कप्तान जो है वो मौजूद है और उसी की मौजूदगी में वो एक नया कप्तान डेवलप कर देते हैं। हमने ये यानी कि MS धोनी के दौर में ये भी देखा कि जिस तरह से विराट कोहली, फिर उसके बाद रोहित शर्मा,